सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। किसी भी क्षेत्र को अपन भौतिक प्रदेशों में जब विभाजित करते हैं तो उसका मुख्य जो आधार है वो उच्चावच को लिया जाता है। यानी उच्चावच के अंतर्गत कौन सा जो क्षेत्र है वो कितना ऊंचा है, कौन सा भाग कितना ऊंचा है, उसके आधार पे जो है उसको विभिन्न प्रदेशों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो सामान्य जो विभाजन है राजस्थान का, या जिसको अपन कहें परंपरागत विभाजन, तो उसके अनुसार राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है मरु और एक मेरु और माल। ठीक है, तो सामान्य रूप में राजस्थान को 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, मरु, मेरु और माल। मरु जो क्षेत्र है यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीला जो मरुस्थल है उसके अंतर्गत मरु प्रदेश आ जाएगा। और मेरु जो क्षेत्र है, मेरु शब्द का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश, तो उसके अंतर्गत मध्यवर्ती अरावली का जो पूरा भाग है वो मेरु के अंतर्गत। और माल जो है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, वो माल के अंतर्गत आ जाएगा। यानी मरु शब्द का अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु शब्द का जो अर्थ है वो हो गया आपके पहाड़ी या जो है पर्वतीय प्रदेश, और माल का जो अर्थ है वो आ जाएगा आपके पठारी प्रदेश। तो सामान्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में इसको बांट सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान को उच्चावच या भौतिकी आधार पे अगर अपन देखें तो इसके 4 उप विभाजन हैं वो किए जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत पहला जो है वो हो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उसके अंतर्गत मध्यवर्ती अरावली। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसके अंतर्गत पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो संपूर्ण राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अरावली की स्थिति अगर अपन देखें तो अरावली जो है बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में इस प्रकार से विस्तृत है। तो मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतीय प्रदेश के रूप में है, अरावली से पश्चिमी जो भाग है वो आ जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या रेतीला जो मैदान है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। और ये हो गए आपके मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, इस आधार पे देखें तो 4 मुख्य जो विभाजन हैं वो संपूर्ण राजस्थान के किए जा सकते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अगर अपन देखें कि जो चारों जो मुख्य विभाजन है, चारों जो भौतिक प्रदेश हैं, उनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है, तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग एक तरीके से देखें तो मालवा पठार का ऊपरी भाग इसको कह सकते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तरी जो भाग है या उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो कहा जा सकता है। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग है उसको गोंडवाना लैंड, जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जा सकता है। यानी संपूर्ण जो क्षेत्र था पहले, संपूर्ण जो विश्व था, तो उसको कार्बनिफरस युग में सारे जो स्थल भाग थे वो एक जगह थे, और उस संपूर्ण जो स्थल भाग जब एक जगह थे तो उसको पेंजिया नाम दिया गया था, और उसका जो उत्तरी भाग है वो कहलाता था लारेशिया,
और दक्षिणी जो भाग है उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तरी भाग लारेशिया या अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो प्राचीन जो दृढ़ भूखंडों की अपन बात करें तो उसमें मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक, उसको अपन गोंडवाना लैंड के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे किस प्रकार से विभाजन हुआ, कौन सा दृढ़ भूखंड, तो वो जैसे मान लो ज्योग्राफिकल टर्म में जो है वो बातें हो जाएंगी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसमें अपन सामान्य रूप में राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे केवल कि अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, उसको अपन प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है उसका उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कहा जा सकता है। उत्तरी पश्चिमी हिस्सा या ये छोर जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र हैं वो गोंडवाना लैंड, प्राचीन जो दृढ़ भूखंड है गोंडवाना लैंड, उसका हिस्सा कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी जो मरुस्थल है और पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी जो मैदान है वो टेथिस सागर का अंग माने जाते हैं। टेथिस सागर के अंग माने जाते हैं। अभी मैंने आपसे बात की पेंजिया जो था, यानी सारे स्थल भाग एक जगह स्थित थे। जैसे जो यूरोप वाला भाग था उससे उत्तरी अमेरिका सटा हुआ था, अफ्रीका के साथ में दक्षिणी अमेरिका है वो सटा हुआ था, भारत और प्रायद्वीपीय जो अरब प्रायद्वीप है मेडागास्कर उसके ऊपर था, भारत आपस में सटा हुआ था, और अंटार्कटिका महाद्वीप है वो ऊपर की ओर था, जिसके कारण से जो हिंद महासागर है उसका निर्माण नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंटार्कटिक और भारत से लगता हुआ था। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो एक पेंजिया के रूप में संलग्न थे। बाद में जैसे मान लो इनका विखंडन हुआ और ये विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो गए और वर्तमान स्वरूप इनका अस्तित्व में आया था। तो जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, यानी इसका ये जो पेंजिया था इसका उत्तरी भाग जो है वो कहलाता था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो है उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में, दोनों के बीच में जो है वो एक उथला सागर था जिसकी गहराई कम थी, चौड़ाई इसकी कम थी और लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में जो है गहरा सागर या समुद्र था जिसको कहा जाता है टेथिस सागर। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर, यानी प्रायद्वीपीय भारत तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आ गया, इसके उत्तर में वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो किसके अंतर्गत था, टेथिस सागर के अंतर्गत। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान के संदर्भ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, ये जो है वो प्राचीन टेथिस सागर के या टेथिस जो भूसन्नति थी उसके अंग माने जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से क्षेत्र में किस प्राचीन दृढ़ भूखंड का विस्तार था वो जैसे ज्योग्राफिकल टर्म में फिजिकल ज्योग्राफी की जो बातें हैं वो हो जाती हैं। लेकिन अपन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो क्योंकि अपन उत्पत्ति की बात कर रहे हैं भाई, ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो बने कैसे हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो चारों जो भौतिक प्रदेश हैं उनके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दोनों जो हैं प्राचीन दृढ़ भूखंड गोंडवाना लैंड के अंग माने जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो भौतिक प्रदेश हैं वो टेथिस सागर के अंग माने जाते हैं। यानी पहले यहाँ पे यानी पूरा का पूरा जो मरुस्थलीय प्रदेश था वहाँ पे और मैदानी क्षेत्र जो था वहाँ पर जो है टेथिस सागर का विस्तार माना जा सकता है कि यहाँ पे टेथिस सागर जो है वो फैला हुआ था। सामान्य रूप में अगर अपन देखें या उच्चावचीय आधार पे अगर अपन देखें तो संपूर्ण जो राजस्थान है उसको अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि उच्चावचीय आधार पे सबसे ऊंचे क्षेत्र, फिर जैसे मान लो उससे नीचे क्षेत्र, उससे कम नीचे क्षेत्र, फिर उससे नीचे और सबसे अंत में निम्न भूमियां हैं वो आ जाएंगी। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपके उच्च शिखर। उच्च शिखर यानी अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे ऊंचे जो पर्वतीय शिखर हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो संपूर्ण राजस्थान के
क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जो उच्च शिखर है वो अरावली के दक्षिणी भाग में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन शिखरों की जो मात्रा है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का 1% भाग, यानी संपूर्ण राजस्थान के 1% भाग पर, यानी 1% से भी कम भाग है जहाँ पे उच्च पर्वतीय शिखर हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा है पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ यानी पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार। जैसे पर्वतीय शिखर है तो उनकी जो ऊंचाई है वो हो गई आपके, यानी ऐसे भाग जो 900 मीटर से अधिक ऊंचे हैं उसको अपन किस में शामिल कर लेंगे, उच्च शिखरों के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। और पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उसके अंतर्गत ऐसे पर्वतीय भाग जिनकी ऊंचाई 600 से लेके और 900 मीटर तक है, ठीक है, ऐसे पर्वतीय भागों को किस में शामिल करेंगे, पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो संपूर्ण क्षेत्रफल के 6% भाग पे विस्तृत हैं, यानी टोटल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 6% भाग पे ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो विस्तृत हैं। और इनकी जो ऊंचाई, यानी पर्वत श्रेणियों वाला जो भाग है जो 6% है उसकी ऊंचाई 600 मीटर से लेके और 900 मीटर तक है। इसके अलावा अपन देखें उच्च भूमि, तीसरा पार्ट आ जाएगा उच्च भूमि, या इसको अपन पठार भी कह सकते हैं। उच्च भूमि या पठार संपूर्ण राजस्थान के 31% भाग पे, टोटल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके 31% भाग पर ये जो है वो पाए जाते हैं। उच्च भूमि कह दो या पठारी भूभाग है वो कह सकते हैं। और इनकी जो ऊंचाई है वो 300 से लेके और 600 मीटर तक, ठीक है, यानी कहने का मतलब राजस्थान का 31% जो भूभाग है उसकी ऊंचाई 300 से लेके 600 मीटर तक की ऊंचाई में है। और उसको उच्च भूमि या जो पठारी भाग यानी टेबललैंड इसको अपन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र तो शंकुनुमा आकार में होते हैं और ऐसे ऊंचाई वाले भाग जिनका शीर्ष जो है वो बिल्कुल सपाट होता है, तो ऐसे जो पठारी भाग हैं उनकी जो है वो 31% भाग पे ये पठारी भाग हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैदान। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार जो है संपूर्ण क्षेत्रफल के 51% भाग पर, यानी लगभग आधा भाग, राजस्थान का लगभग आधा जो भाग है वो समतल मैदान के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और मैदानों की जो ऊंचाई है वो होती है 150 से लेके और 300 मीटर तक। 150 मीटर से लेके 300 मीटर ऊंचाई तक के जो सपाट भाग होते हैं, समतल भाग होते हैं, वो आपके मैदान कहलाते हैं। और मैदान जो है संपूर्ण राजस्थान के 51% भाग में लगभग देखें तो आधा जो भाग है वो राजस्थान का मैदान के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न भूमि। निम्न भूमि, निम्न जो भूमियाँ हैं वो संपूर्ण राजस्थान के 11% यानी ऐसे भूभाग जो मैदानों से भी नीचे होते हैं तो उनको अपन निम्न भूमि यानी बेसिन वगैरह, या जहाँ पे बरसात के समय पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो निम्न भूमियाँ या रन भूमियाँ या लिटिल जो रन होते हैं उसके रूप में पाए जाते हैं ये। तो निम्न भूमि जो क्षेत्र है वो 11% भाग पे है और इनकी जो ऊंचाई है वो 150 से कम, ठीक है। समुद्र, ये जो ऊंचाइयाँ हैं वो समुद्र तल से हैं, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 150 मीटर से कम होती है। तो इस प्रकार सामान्य रूप में अगर अपन देखें या उच्चावच के आधार पर राजस्थान को इस प्रकार से 5 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। उच्च पर्वत शिखर जो 1% से भी कम भाग पे फैले हुए हैं, और मुख्य रूप से राजस्थान का जो अरावली का दक्षिणी भाग है इस भाग में ये उच्च पर्वत शिखर हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। पर्वत श्रेणियाँ
पर्वत श्रेणियों में इन उच्च पर्वत शिखरों की ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से अधिक होगी। पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर तक होती है। टोटल राजस्थान के 6% भाग पे पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र टोटल राजस्थान के 31% भाग पे विस्तृत हैं और इनकी जो ऊंचाई है 600 से लेके 300 से लेके 600 मीटर तक ऊंचे जो भूभाग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। मैदानी क्षेत्र राजस्थान का आधा भाग है वो समतल मैदानों के रूप में 51% भाग पे विस्तृत है और इनकी ऊंचाई 150 से लेके 300 मीटर तक है। और निम्न भूमियाँ जो हैं वो 11% भाग में विस्तृत हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो 150 मीटर से कम है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इन उच्चावचों के अंतर्गत अपन संपूर्ण राजस्थान को विभाजित कर सकते हैं। तो भौतिक आधार पे 4 विभाजन हो गए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। जियोलॉजिकल दृष्टि से अगर अपन देखें तो मरुस्थल और मैदान ये टैथी सागर के अंग माने जा सकते हैं। मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो गोंडवाना लैंड के अंग माने जा सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान को उच्चावचीय आधार पे अगर अपन बांटना चाहें तो उच्च पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणियाँ, उच्च भूमि या पठार, मैदान और निम्न भूमियों के अंतर्गत इनको विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा अपन देखें तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ये जो अरावली के पश्चिमी पार्श्व के सहारे स्थित है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये हो गई आपके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये जो रेखा है वो संपूर्ण राजस्थान को बराबर भागों में बांटती है, यानी राजस्थान के बीच से होकर गुजरती है। कहने का मतलब इस समवर्षा रेखा से इधर पश्चिमी भाग में बरसात की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। इसके इधर जो है यानी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर अगर अपन जाएंगे तो वर्षा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो समवर्षा रेखा है या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं जो अरावली है वो अरावली भी संपूर्ण राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है जो इसके बीच से होके गुजर रही है। और इसके पश्चिमी के अंदर जो भाग है वो पूरा का पूरा क्या है, रेतीले मरुस्थल के रूप में है और बीच में आपके अरावली आ गई और इधर पूर्व में मैदानी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पठारी प्रदेश है वो स्थित है। इसके अलावा अपन जो भौतिक प्रदेश हैं उनको देखें तो पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी अपन बात करें तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो लगभग 5000 वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये जो क्षेत्र है वो मरुस्थल के रूप में नहीं था। यानी कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वनस्पतियाँ थी और यहाँ पे जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। यानी मानवीय निवास और वनस्पतियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी और ये एक मरुस्थल के रूप में नहीं था जैसा कि आज अपने को दिखाई देता है। ठीक है, इसके बहुत सारे जो भूगर्भिक प्रमाण हैं वो अपने सामने आते हैं। तो भूगर्भिक प्रमाणों का अध्ययन करने के आधार पे अगर अपन देखें तो लगभग जैसे जुरेसिक युग जो है, जुरेसिक, क्रिटेशियस, मायोसीन, उसके बाद में प्लायोसीन। ठीक है, तो इन युगों में ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये एक समुद्र की तली के रूप में था। यानी कहने का मतलब इस समय ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर टैथिस सागर का विस्तार था। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ये सागरीय तली के रूप में ये क्षेत्र है वो माना जा सकता है। इसके बाद में जैसे जो प्लीस्टोसीन युग है, प्लीस्टोसीन युग के प्रारंभ तक इसमें जो है समुद्र का विस्तार था। उसके बाद में जो है ये क्षेत्र जो है वो एक स्थल भाग के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे मान लो
प्रमाण अपने को मिलते हैं कि प्लेस्टोसीन जो काल था उसके प्रारंभ तक यहाँ पे समुद्री जीवावशेषों के प्रमाण जो हैं वो अपने को मिले हैं। और उसके बाद में प्लेस्टोसीन युग जो है वो मानव का निवास स्थल यहाँ पे माना जाता है प्लेस्टोसीन के बाद में। प्लेस्टोसीन, इसके बाद में मानव और वनस्पति, मानव व वनस्पति का प्रादुर्भाव जो है वो इस क्षेत्र में हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें, और उसके बाद में जैसे लगभग 4000 से 1000 ईस्वी पूर्व ये जो क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर अपन देखें, भूगर्भिक इतिहास मरुस्थलीय क्षेत्र का देखें तो ये जो क्षेत्र टेथिस सागर के रूप में था। ठीक है, जुरेसिक, क्रेटेशियस, मायोसीन, प्लाइस्टोसीन युग में यहाँ पर जो है वो समुद्र का विस्तार था, यानी प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ तक यहाँ पे समुद्र का विस्तार था। तो प्लेस्टोसीन युग ये जो समय था वो 5000 ईस्वी पूर्व तक का समय था। और उसके बाद जो है प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभ में यहाँ पे मानव और वनस्पति का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विस्तार था। तो 5000 ईस्वी पूर्व तक, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय तक यहाँ पर जो है मानव और वनस्पति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। इसके बाद में ईसा पूर्व 4000 से लेके 1000 ईस्वी तक ये जो क्षेत्र था, जो एक हरा भरा क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र किस में परिवर्तित हो गया? मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब वर्तमान जो मरुस्थल है इसका अस्तित्व जो है वो कब आया? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक। एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली एक प्रोसेस थी, और वो प्रक्रिया कब तक चली है? 4000 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक। और 1000 ईसा पूर्व में ये जो क्षेत्र है वो पूर्णतः एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये मरुस्थल है उसका उत्पत्ति निर्माण जो है वो हुआ माना जाता है। और अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले ये हरा भरा क्षेत्र था, या यहाँ पे मानवीय निवास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, या इस क्षेत्र में उससे पूर्व जो है वो समुद्री विस्तार था। तो इसके कई प्रमाण जो है वो अपने को मिले हैं। उन प्रमाणों के आधार पे ये चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। अगर प्रमाणों की अपन बात करें तो इस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में समुद्री जीवाश्म, यानी चट्टानों में समुद्री जीवाश्म मिलना, तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। समुद्र जीवन जो है वर्तमान संदर्भ में देखें तो कहीं भी अपने को दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में समुद्री जीवन के अंश पाए जाना, या समुद्री जीवाश्म जो है या समुद्री जीवावशेष मिलना, वो किस चीज़ को प्रमाणित करता है कि कभी ये क्षेत्र एक समुद्र की तली के रूप में रहा होगा। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, तो यहाँ पे टर्शियरी युगीन कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी युगीन जो कोयला है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो कोयले के जमाव यहाँ पर मिलना वो किस बात को प्रमाणित करता है कि किसी समय ये जो भाग था वो वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र रहा होगा। क्योंकि कोयला कहाँ पे मिलता है कि जहाँ पे वनस्पति युक्त क्षेत्र हो, और कुछ भी कारणों से जैसे मान लो प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी जैसे मान लो घटनाएं हो, उसके कारण से वो समस्त जो वनस्पति क्षेत्र है वो भूमि में दब जाता है, कोलाप्स हो जाता है, और ऊपरी दबाव और भूमिगत तापमान के कारण से वो जो वनस्पतियाँ हैं वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भूगर्भ में कोयले का मिलना किस बात को प्रमाणित करता है कि किसी समय ये जो भूभाग है वो वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र रहा होगा। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे बीकानेर गंगानगर वाला भाग है, जैसलमेर है या बाड़मेर है और जालौर क्षेत्र है, तो यहाँ पर पेट्रोल के भंडार यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो ये भी इस चीज़ को बताते हैं कि किसी समय ये जो भूभाग है वो समुद्री जीवन के रूप में रहा होगा। क्योंकि वर्तमान में जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समुद्री जीवन था, और वो जो समुद्री जीव हैं वो नीचे दब गए, कोलाप्स हो गए,
और ऊपरी दबाव और भूमिगत तापमान के कारण से वर्तमान में वो क्रूड ऑयल में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार मिलना किस बात को प्रमाणित करता है कि किसी समय ये जो क्षेत्र हैं उनमें समुद्री जीवन रहा होगा। तो इस आधार पे यानी ये जो प्रमाण है, इन प्रमाणों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये जो क्षेत्र है वो पूर्व में यहाँ पे समुद्री जीवन था और तैतीस सागर का यहाँ पे विस्तार था, और उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वनस्पति युक्त क्षेत्र ये रहा होगा, क्योंकि कोयले के जो जमाव हैं वो इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं। और इसके संदर्भ में जो ब्लैंडफोर्ड है, एक विद्वान है ब्लैंडफोर्ड, उन्होंने इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है कि ये जो क्षेत्र है वो पहले पूर्व में यहाँ पे समुद्री क्षेत्र का विस्तार था, मुख्य रूप से तैतीस सागर जो है उसका विस्तार था, और उसके बाद में निरंतर समुद्र जो है वो पीछे हटता गया, या समुद्र पीछे हटने का मतलब हो गया कि उसमें भराव होने से वो छिछला होता गया, और समुद्र पीछे हटने के कारण से वह धीरे धीरे छिछला होता गया, और आपस में जो है तली जो है वो धीरे धीरे संकुचित होने लगी, और संकुचित होने के कारण से समुद्री तली का जो है उत्थान हो गया, और उत्थान होने के कारण से जो मरुस्थलीय स्वरूप है वो अस्तित्व में आया है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इस क्षेत्र में समुद्री जीवन के बारे में बताते हैं। ऐसा ब्लैंडफोर्ड है, वो खुद ऐसा मानते हैं कि इस क्षेत्र में जो खारी झीलें हैं वो वास्तव में क्या है, जो तैतीस सागर है उसी के अवशिष्ट भाग। ये जो क्षेत्र था वो एक समुद्री क्षेत्र के रूप में था, धीरे धीरे समुद्र तली का उत्थान होगा, और उस समुद्री तली में भी जो गहरे भाग थे, जो अत्यधिक नीचे भाग थे, वो वर्तमान में खारे पानी की झीलों के रूप में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, जैसे आपकी सांबर है, डीडवाना है, कुचामन है, रेवासा है, पोखरण है, पचभद्रा है, तो ये जो खारे जल की जितनी भी झीलें हैं वो झीलें तैतीस सागर के अवशिष्ट भाग के रूप में या अवशिष्ट अंगों के रूप में मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे पहले समुद्री विस्तार माना जा सकता है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो प्राकृतिक है या मानवकृत है। तो इसमें अगर इसकी हिस्ट्री अपन देखें तो राजस्थान का मरुस्थल जो है वो किस प्रकार से बना है, तो इसको प्राकृतिक और मानवकृत दोनों माना जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो प्राकृतिक भी है और मानवकृत भी है। कि अगर अपन देखें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पहले अर्ध शुष्क क्षेत्र या घास के मैदानों के रूप में रहा था, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो होता है पशुचारण। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक पशुचारण के कारण से और वनस्पतियों को काटे जाने के कारण से, तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा। तो उसके कारण से मरुस्थल का विस्तार हुआ है, या जो सामान्य भूमि है वो मरुभूमि में परिवर्तित हुई है। साथ में अन्य जो कारक प्राकृतिक कारक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति के जो कारक हैं उसमें दोनों चीज़ें आएंगी कि यह जो मरुस्थल है वो मानवकृत भी है या कृत्रिम भी है, और प्राकृतिक कारक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मानवीय जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती थी, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र है वो एक वनस्पति विहीन मरुस्थल के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्तमान संदर्भ में अगर अपन देखें तो संपूर्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो एक तरीके से देखा जाए तो मानवीय बसाव अन्य जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनसे तुलना करके अपन देखें तो मानवीय बसाव सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। अन्य जितने भी मरुस्थल हैं उनके संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल माना जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है
वो इस मरुस्थल में पाई जाती है। और कुछ विद्वान तो इसको मरुस्थल ही नहीं मानते। ये राजस्थान के मरुस्थल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मानवीय बसाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वनस्पति का विस्तार भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, अन्य जो जीव जंतु या जनजीवन है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण से कुछ विद्वान तो इसको मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल नहीं करते हैं। बाकी अन्य तुलनात्मक रूप में अपन देखें तो अन्य विश्व की जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी में सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल माना जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो इसको माना जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका विस्तार अगर अपन देखें तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में तो इसको थार का मरुस्थल अपन कहते हैं। यानी मरुस्थलीय भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से। और इसका जो विस्तार है पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो अधिकांश भाग है वो तो आ जाएगा राजस्थान में। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसका आ जाएगा आपके गुजरात में। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें थार के मरुस्थल का विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। लेकिन पंजाब वाला जो भाग और हरियाणा वाला जो भाग है वो वर्तमान में नहरों के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध यहाँ पे हो गई है। और राजस्थान के संदर्भ में भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर वाला जो भाग है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण से ये जो क्षेत्र है यानी मरुस्थलीय क्षेत्र था वो वर्तमान में जो है गैर मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो टोटल जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है या थार का जो मरुस्थल है उसका 62% भाग, टोटल भारत का मरुस्थल जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं तो उसका लगभग 62% भाग है वो अकेले राजस्थान में है। यानी कहने का मतलब अधिकांश जो मरुस्थलीय विस्तार है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। यानी लगभग 62% भाग है वो अकेले राजस्थान में है। और ये जो संपूर्ण मरुस्थलीय थार का जो मरुस्थल है उसको अगर अपन देखें तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग इसको कहा जा सकता है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, इसमें अगर अपन देखें तो इसको अपन कह सकते हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। देखिए इसका जो विस्तार है वो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, एक तरीके से देखें तो सहारा मरुस्थल आ गया, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा मरुस्थल के बाद में इसको अपन इस रूप में देख सकते हैं, ये आपके अरब प्रायद्वीप और ये आ गए आपके अफ्रीका, ये आ गया आपके अफ्रीका। ठीक है। तो सहारा मरुस्थल यहाँ पे स्थित है, ये आपका सहारा मरुस्थल, तो पूरा का पूरा अफ्रीकन सहारा मरुस्थल आ गया। उसके बाद में अरब प्रायद्वीप जो है ये अरब का मरुस्थल आ गया। उसके बाद में इराक और ईरान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आ गया। उसके बाद में पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान के बाद में ये आ गया इंडिया। ठीक है। तो एक तरीके से अपन अगर राजनीतिक सीमाओं को गौण कर देते हैं और केवल भौगोलिक आधार पे इसको देखें कि कोई भी देश या राजनीतिक सीमाएं नहीं है, तो अगर अपन देखें तो अफ्रीका का ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका विस्तार एक लंबी पट्टी के रूप में, इस प्रकार से एक लंबी पट्टी के रूप में है जो कहाँ पे आके रुक जाता है? यहाँ पे अरावली पर्वतमाला के पास में आके रुक जाएगा। ठीक है। तो ये है आद्य अफ्रीकन मरुस्थल, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। तो इसका विस्तार यहाँ तक है, अरावली तक। ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें या भारत के थार के मरुस्थल के संदर्भ में देखें तो ये पूरा जो मरुस्थलीय भाग है उसका पूर्वी हिस्सा हो गया। इस पूरे मरुस्थलीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। तो इसी का पूर्वी जो हिस्सा है वो राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो कहा जा सकता है। इसके संदर्भ में ये पूरा का पूरा एक पट्टी के रूप में है, जो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? अफ्रीकन सहारा मरुस्थल आ जाएगा। उसके बाद में आपके क्या आ जाएगा? जो अरब प्रायद्वीप का जो मरुस्थल है वो आ जाएगा। इसके बाद में
इराक और ईरान का अमृतस्थल आ जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, और फिर भारत का जो थार का अमृतस्थल है वो आ जाएगा। तो थार के अमृतस्थल के संदर्भ में अगर अपन देखें तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा इसको कहा जा सकता है, या सामान्य शब्दों में कहें तो सहारा मरुस्थल का ही एक भाग, यानी सहारा स्थानीय नाम है, इसका लोकल नाम है, बाकी इसी का एक भाग है वो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, उसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इसके पश्चिमी जो भाग है, इसके पश्चिम में वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसके अलावा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, एक जो है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये जो समवर्षा रेखा है वो संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। और इसके अंतर्गत जो है इसके 25 सेंटीमीटर यानी इसके इधर पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जो 15 से लेके और 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इसके पूर्व में अगर अपन जाएंगे यानी अरावली की तरफ जाएंगे तो इसमें वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, जो 25 से लेके और 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये जो भाग है यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर, तो इस प्रकार से इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा आपके शुष्क मरुस्थल, ये तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, और ये जो भाग है वो हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस प्रकार से शुष्कता या वर्षा की मात्रा के आधार पे अपन जो है संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। इसके पश्चिम में शुष्क मरुस्थल जहां वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, और इसके जो है 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर अर्ध शुष्क मरुस्थल ये कहलाता है। संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थल की स्थिति के बारे में अगर अपन बात करें तो टोटल जो क्षेत्र अपन देखें तो लगभग 61.11% भाग, टोटल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 61.11% भाग पे इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है। तो लगभग अपन देखें तो आधे से ज़्यादा भाग जो राजस्थान का है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है। और ICAR के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICAR के अनुसार टोटल 12 ज़िले हैं वो इसमें माने गए हैं। 12 ज़िले हैं, राजनीतिक सीमाओं की दृष्टि से देखें तो 12 ज़िले हैं वो किसके अंतर्गत हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत माने गए हैं। ज़िलों की अपन बात करें तो यहाँ पर आ गए आपके गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़ और शेखावाटी के जो तीनों ज़िले हैं वो आ गए चूरू, झुंझुनू और सीकर। यहाँ पे आ गए आपके बीकानेर, और ये आ गए आपके यहाँ पे नागौर और जैसलमेर, जोधपुर और पाली, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। तो ये जो 12 ज़िले हैं ICAR के अनुसार ये माने गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार टोटल 12 ज़िले हैं वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, शेखावाटी के तीनों ज़िले हैं वो आ जाएंगे, चूरू, झुंझुनू और सीकर आ जाएंगे, बीकानेर आ गया, और यहाँ पे नागौर और पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। तो ये 12 ज़िले हैं वो मरुस्थलीय ज़िलों के अंतर्गत आते हैं। इन टोटल ज़िलों में जो विस्तार है वो हो गया आपके
61.11%, और जनसंख्या जो है वो निवास करती है यहाँ पे 40%। टोटल जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में टोटल जनसंख्या कितनी है? 40%। आधे से ज़्यादा भाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, आधी से कम जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है। यानी यहाँ पे जनसंख्या जो है वो क्षेत्रफल के अनुपात में कम है, जनसंख्या घनत्व जो है वो यहाँ पर कम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें इसमें वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा अपन ने 2 भाग इसको विभाजित किए थे वर्षा की मात्रा के आधार पे। तो 15 से लेके और 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो इसकी सीमा है। तो इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक इस संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तो औसत जो वर्षा की मात्रा है वो 15 से लेके 50 सेंटीमीटर तक कह सकते हैं। उच्चावचीय ढाल की अगर अपन बात करें तो इस संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है। उच्चावचीय ढाल के आधार पे देखें तो इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर माना जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको उप भौतिक विभागों में अपन बांट सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले जो भौतिक लक्षण हैं उनके आधार पर। चूँकि अपन ने पहले बात की कि ये अफ्रीकन जो ग्रेट अफ्रीकन पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है उसी का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। तो उसके संदर्भ में देखें तो इस संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को भौतिक आधार पे अपन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है वो आ जाएगा आपका रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल या इसको इर्ग भी कहा जाता है। रेतीला जो मरुस्थल है उसका विस्तार अगर अपन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे पंजाब से लेके और संपूर्ण राजस्थान में और यहाँ पर गुजरात तक। ठीक है। तो पाकिस्तान के सारे जो स्थित भाग है वो रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत है। यहाँ बालू का स्तूप यानी बालू रेत के टीले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। रेत का जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार का जो रेतीला भाग होता है, ऐसे रेतीले भाग को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे जो रेतीले क्षेत्र हैं जहाँ पे बालू का स्तूप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाता है, इसको एक तरीके से दूसरे तरीके से अपन कह सकते हैं बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसको जो है सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसमें चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल यानी ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा का बहाव होता है और जो ऊपरी भाग में जो रेत होती है वो हवा के द्वारा उड़ा दी जाती है और नीचे जो बेडरॉक है, आधार शैलें हैं वो दिखाई देने लग जाती है और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चट्टानी धरातल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे जो भाग हैं वहाँ पे रेत का बिल्कुल अभाव होता है। ये क्षेत्र या तो समतल कठोर चट्टानों के रूप में होते हैं या फिर निम्न यानी नीची पहाड़ियों के रूप में होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को जो अपन चट्टानी मरुस्थल या फिर स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है हम्मादा। ठीक है। ऐसा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है हम्मादा। सहारा क्षेत्र में इसके लिए हम्मादा जो शब्द है वो काम में लिया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत जैसलमेर का जो दक्षिणी भाग है, रामगढ़ वाला भाग, कुछ हिस्सा इसमें बाड़मेर का आ जाएगा पट्टी के रूप में और जालौर की सीमा तक। यानी ये जो भाग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी यहाँ पे बालू रेत का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। पूरा का पूरा जो धरातल है वो चट्टानी धरातल के रूप में होता है या निम्न पहाड़ियों के रूप में होता है। तो इसको सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसलमेर के दक्षिणी भाग से लेके बाड़मेर होता हुआ जालौर सीमा तक ये भाग है वो विस्तृत है। और सहारा में इस प्रकार का जो चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा के नाम से। नेक्स्ट है तीसरा पथरीला मरुस्थल।
पथरीला मरुस्थल, या इसको रेग, पथरीला मरुस्थल या रेग भी इसको कहा जाता है। पथरीले मरुस्थल में यानी हवा का तेज बहाव होने के कारण से जो रेत के कण हैं वो उड़ा के दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और धरातल पे जो है कंकड़ पत्थर बच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो ऐसा जो धरातल है जहाँ पे केवल धरातल पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि समस्त जो रेत है वो हवा के द्वारा उड़ा के अन्यत्र स्थानांतरित कर दी गई है, तो जो बच जाता है वो भाग के स्वरूप में होता है, बिल्कुल वनस्पति विहीन वीरान क्षेत्र के रूप में होता है और समतल धरातल के रूप में होता है। और धरातल पे केवल कंकड़ पत्थर यानी बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ जो हैं वो धरातल पे चारों ओर बिछे रहते हैं। ऐसा ही जो भाग होता है उसको पथरीला मरुस्थल, और सहारा में इस प्रकार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। ऐसा जो पथरीला मरुस्थल राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जैसलमेर का रुद्रवा और रामगढ़ वो इसी प्रकार के क्षेत्र हैं, यानी रेग के अंतर्गत उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा जो पार्ट है वो अगर अपन देखें तो लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल या इसको रन भी कह सकते हैं। लघु मरुस्थल में जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बालुका प्रदेशों के बीच के जो भाग होते हैं, जहाँ जो नीचे भाग होते हैं वो एक सपाट मैदान के रूप में होते हैं और जहाँ पे नमी पाई जाती है, वर्षा के समय कुछ जल जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो विस्तार यहाँ पे कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ से लेके और बीकानेर तक जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है उसमें बीच बीच में जो निम्न भूमियाँ पाई जाती हैं, तो ऐसी जो निम्न भूमियाँ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, रन के नाम से उनको जाना जाता है। इस प्रकार से अपन संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को इन चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो रेतीला मरुस्थल या इर्ग जहाँ पे बालू रेत के टीले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा चट्टानी मरुस्थल या हम्मादा यानी जहाँ पे धरातल जो है वो कठोर चट्टानों के रूप में होता है। पथरीला मरुस्थल या रेग जिसमें धरातल पे कंकड़ पत्थर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और तीसरा निम्न भूमियाँ यानी जो रेतीले क्षेत्र होते हैं उनके बीच में स्थित जो निम्न भूमियाँ होती हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं।